दुनिया एक बड़े जंग के दहाने पर खड़ी है, लेकिन इस जंग को अमन में बदलने के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आला क़यादत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से खित्ते में अमन कायम हो जाए। गो कि अभी इस ज़मन में बहुत से चैलेंजेस दरकार हैं और दोनों फरीकैन में एतमाद का वाज़ेह फुक़दान मौजूद है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि दोनों फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त अमन मुआहिदे में रुकावट की बड़ी वजह अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात हैं और अमेरिका हर सूरत उन्हें पूरा करने का इरादा जाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका किसी सूरत लचक दिखाने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि दोनों फरीकैन में बनते मामलात बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि अमेरिकी सदर मुसलसल जिस अंदाज में बयानात दे रहे हैं वो अमन की राह में बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रहे हैं। और अब अमेरिका की जानिब से पेश की जाने वाली 14 शराइत के अहम नकात भी सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका में तलखी बढ़ रही है। बहरहाल आलमी मीडिया की रिपोर्ट इन अमरीकी तजावीज़ में दोनों ममालिक मरहलावार मुआहदे के ज़रिए जंग ख़त्म करने, आबनाए हुरमज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने और वसी मुज़ाकरात शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। जबकि गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदा एक मफाहमती याददाश्त की सूरत में तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद खित्ते में जारी बहरान को कम करना और आलमी तिजारती रास्तों को दोबारा महफूज बनाना है। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुरमज़ में कशीदगी कम करके जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल की जाएगी। जबकि तीसरे मरहले में 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा, जिसमें बड़े सियासी और जौहरी मामलात पर बातचीत होगी। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान के सामने जो 14 नकाती मनसूबा रखा है उसके तहत ईरान को कम अज़ कम 12 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने और जौहरी हथियार तैयार ना करने की ज़मानत देना होगी। इसके अलावा ईरान को 60% अफजूदा तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम भी हवाले करना होगी। इसके बदले में अमेरिका मरहलावार ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां नरम करेगा और फिर अरबों डॉलर्स के मुंजमद ईरानी असासे बहाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ ईरानी बंदरगाहों पर नाफिज अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के ये बताती है कि मुआहदे पर दस्तखत के 30 दिन के अंदर दोनों ममालिक आबनाए हुरमज़ को मुकम्मल तौर पर बहाल करने पर भी मुत्तफ़िक हो सकते हैं, जिससे आलमी तेल सप्लाई और तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम आने की तवक्को है। अब बहुत से आलमी मुबस्सिरीन की राय में अगर यह मुआहदा कामयाबी के साथ नाफिज हो जाता है तो कई हफ्तों से जारी कशीदगी में नुमाया कमी आ सकती है और आलमी मईशत पर पड़ने वाले दबाव में भी कमी रूनुमा हो सकती है, क्योंकि आबनाए हुरमज़ सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की तवानाई की मईशत की शहर एक तस्वुर किया जाता है। इसलिए जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और आलमी मार्केट्स भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है। यही वजह है कि आलमी ताकतें इस बहरान के हल के लिए सरगर्म दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक को सालसी किरदार में आगे लाया जा रहा है। और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल पैगाम रसानी का काम भी कर रहा है। और वज़ीर आज़म अमरीकी नकात के रद्द-ए-अमल में ईरान की जानिब से जवाब मौसूल होने की तस्दीक भी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, तरह उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते में और दुनिया में पायदार अमन की खातर हमारी ये मुख्तसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। अब दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपने जवाब में अमरीकी तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से पेश की गई शराइत सदर ट्रंप की हद से ज़्यादा मुतालबात के सामने हथियार डालने के बराबर थी। ईरान ने अपने जवाब में मुतालबा किया है कि अमरीका जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करे और आबनाए हुरमज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी ज़राए का कहना है कि जब तक आबनाए हुरमज़ का बहरी मुहासरा ख़त्म नहीं किया जाता और तेल की बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ नहीं हटाई जाती तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं है। ईरान ने यह मुतालबा भी किया है कि लबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा भी सामने आया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को आर्जी तौर पर रोकी जाहिर की है। ताहम दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने अमरीका का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि वो अगले 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। अब अगर अमरीकी तजावीज़ और ईरानी जवाब का बारीक बीनी से तजिया किया जाए तो यह वाज़ेह होता है कि असल तनाज़ा सिर्फ जंग बंदी का नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन का है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर महदूद हो जाए ताकि मुस्तकबिल में वो खित्ते में एक बड़ी अस्करी ताकत के तौर पर ना उभर सके। दूसरी जानिब ईरान इसे अपनी कौमी सलामती, खुदमुख्तारी और दिफाई पॉलिसी का मामला समझता है।
ईरान का मौक़िफ़ यह है कि अगर वो मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफजूदगी रोक देता है तो मुस्तकबिल में उसके पास दिफाई तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत मुतासिर होगी, जबकि अमरीका और इसराइल ये समझते हैं कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुस्तकबिल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है। बज़ाहिर अमरीका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन उसके मुतालबात ऐसे हैं जिन्हें ईरान के लिए कबूल करना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकता है, क्योंकि ईरानी क़यादत अपने अवाम को यह तासुर नहीं देना चाहती कि उसने अमरीकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं। यही वजह है कि ईरान जुज़वी लचक तो दिखा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अमरीकी शराइत मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों फरीकैन में फिर से कशीदगी का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमरीका में अब भी डेडलॉक मौजूद है। और यह हकीकत है कि ट्रंप भी अपने तमाम फैसले और इक़दाम इसराइल के मफादात को सामने रखकर करते हैं। यही वजह है कि सेहूनी रियासत का वज़ीर आज़म बरमला अंदाज में ये कह रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और ईरान के पास मौजूद यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। अब इजरायली वज़ीर आज़म के इस बयान का मतलब दरअसल ये है कि इसराइल ईरान की अस्करी और जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। सेहूनी रियासत की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि मशरिक़ वस्ता में कोई भी मुल्क उसके बराबर दिफाई या जौहरी ताकत हासिल ना कर सके। यही वजह है कि इसराइल ईरान के यूरेनियम ज़खायर को अपने लिए बराह रास्त ख़तरा समझता है। और सबसे बढ़कर अगर माजी देखा जाए तो इसराइल माजी में भी इराक़ और शाम की जौहरी तनसीबात पर हमले कर चुका है। इसलिए ईरान इसराइली बयानात को महज सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि एक हकीकी ख़तरा तस्वुर किया जा रहा है। बहरहाल ये तय है कि अमरीका और इसराइल का गठजोड़ सामने आ रहा है और यही वजह है कि ट्रंप का ईरान के जवाब को मुस्तरद करते हुए अपनी ट्वीट में कहना है कि मुझे ईरान के नाम नहाद पसंद नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है, बस चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया से खेल रहा है। हम अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा जब चाहें छीन सकते हैं। ट्रंप का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि हम अमरीकी फ़ौज के ज़रिए इस मवाद की निगरानी कर रहे हैं और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा और हम इसे निशाना बनाएंगे। अमरीका की ईरान के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अगर अमरीका आज वहाँ से निकल भी जाए तो ईरान को दोबारा अपनी सलाहियतें बहाल करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट का सबसे अहम पहलू उसकी धमकी आमेज़ ज़बान है। एक तरफ अमरीका तो अमन की बात कर रहा है, दूसरी जानिब अमरीकी सदर खुलेआम अस्करी कार्रवाई जारी रखने की धमकियाँ दे रहे हैं। इससे ईरान के अंदर सख्त गिर हलकों को मज़ीद तक़वियत मिलती है जो पहले ही अमरीका पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि ट्रंप ने यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे की बात करके वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि ईरान की स्ट्रेटेजिक ताकत को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बनाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान इसे कौमी बका का मसला समझ रहा है, जबकि दूसरी जानिब आपने हुर्मस सिक्योरिटी मिशन के तनाजुर में बरतानिया की जानिब से जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान भी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। जबकि ईरान ने आपने हुर्मस में किसी यूरोपीय जंगी बहरी जहाज़ की तैनाती पर फैसला कुन कार्रवाई की धमकी दी है। अब इस सूरत हाल का तज्जिया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि यह मामला सिर्फ अमरीका और ईरान के दरमियान महदूद नहीं बल्कि आलमी ताकतें भी बराह रास्त इस बहरान में शामिल होती जा रही हैं। बरतानिया का जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान दरअसल मगरबी इत्तेहाद की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके ज़रिए आपदा हुर्मस में अपनी अस्करी मौजूदगी मजबूत बनाई जा रही है। दूसरी जानिब ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा तस्वुर करता है। अगर किसी भी मरहले पर समंदर में मामूली झड़प भी होती है तो ये पूरे खित्ते को नई जंग में धकेल सकती है, क्योंकि आपदा हुर्मस में किसी किस्म की अस्करी कशीदगी का असर फौरी तौर पर आलमी तेल मंडी, तवानाई कीमतों और आलमी मईशत पर पड़ता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई हसास और अहम बन चुका है। पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में एक अहम हैसियत रखता है बल्कि उसके अमरीका, खलीजी ममालिक और ईरान के साथ भी ताल्लुकात मौजूद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत इस कोशिश में है कि किसी तरह खित्ते को नई जंग से बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, द मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर, अभी भी डेडलॉक बरकरार है। ऑल्दो दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बात होती है, यूँ लगता है कि जैसे दोनों फरीक करीब आ रहे हैं, 1 पेज एग्रीमेंट तक पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते तक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि रवा हफ्ते कोई 1 पेज एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से जिस अंदाज में बयानबाजी दोनों तरफ से हो गई है, ईरान का जवाब आना, उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट कर देना, उसमें जो लहजा देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, वो लबो लहजा तो बता रहा है कि अभी मुआहिदे के लिए तो दिली दूरस्त। जी बहुत शुक्रिया। देखें जो मैं समझा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी, देखें कि जिस तरीके से काउंटर प्रपोजल था जो ईरान की तरफ से पेश हुआ है और जिसमें बड़ी डिलिब्रेशन उनकी तरफ से की गई थी, और उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको रिव्यू किया और ही सेड कि दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल,
मेरा ख्याल में अभी देखें कि मैं तो समझता हूँ कि इवन जो ईरान ने पहले जो 14 पॉइंट्स दिए थे वो भी बड़े अच्छे फ्लेक्सिबल पॉइंट्स थे, इसमें भी उन्होंने फेजेस में बात की है और बात उन्होंने ये की है कि एक चीज़ें ग्रेजुअल, उन्होंने कहा कि मेरी टाइम जो स्टेप्स हमले स्पेशली ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की गई है, एक तो वो चीज़ है। सेकंड, लिफ्टिंग ऑफ नेवल ब्लॉकेड की बात उन्होंने की है, कंपनसेशन की बात की है, और इसके अलावा जो है कि जो न्यूक्लियर वाला है उन्होंने कहा कि उसके जो सेकंड फेज में जाके उसमें बातचीत उस पर होगी। लेकिन सिंस अमेरिकन का जो अभी ये तो सिंस चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं, वी एग्जैक्टली डोंट नो एक्चुअली अंदर उसमें क्या है। जिस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट किया जा रहा है, एक्सेस की बात हो रही है, या लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने इसको ट्वीट किया या पोस्टें लगाई हुई हैं। लेकिन ये है कि ट्रंप पे देखें कि शुरू से हमने यही देखा है कि उनका उठते बैठते हुए फोकस था ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और उसमें जो उनके डिमांड से बड़े मैसिव है। अगर न्यूक्लियर के अंदर से देखें, उन्होंने कहा कि एक तो जीरो एनरिचमेंट हो, आप डिसमेंटल करें फर्दों को, नितान्स को, इस्फहान को। तीसरा उन्होंने ये कहा कि दिल विल नो अंडरग्राउंड कोई एक्टिविटी होगी, वो भी ख़त्म होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूरेनियम को आप हैंड ओवर कर देंगे, आप किसको करेंगे, क्लैरिटी नहीं। रशिया ने कहा हम लेने को तैयार हैं। और फिर एक और चीज़ उन्होंने की है कि अनअनाउंस जो होंगे इंस्पेक्शंस होंगे, और वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले करेंगे, इनको आप एक्सेस देंगे, दे विल नॉट बी स्टॉप। सो एक किस्म की इन्होंने कदगने लगाई हुई, तो उसमें ये है। बट एट द सेम टाइम देखें कि जब ये बात हुई तो इसका जवाब ईरान से भी आया। उन्होंने कहा भाई इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, ये हम चाहते हैं, यही हमारे डिमांड्स है। सो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। और रिसेंट डेवलपमेंट खिते में आप देखें, जिस तरह कल भी इतलात थी कि खलीजी ममालिक में कुवैत और या यूएई की तरफ कोई मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर हुए हैं, दैट वाज वन थिंग। एक वेसल्स पे भी फायर हुआ, तो उसका मतलब ये है, लोगों के असेसमेंट ये है कि ईरान उस तरह एक प्रेशर बिल्ड करना चाहता है ताकि अमेरिका पे प्रेशर पड़े, दुनिया पे प्रेशर पड़े। ऑयल प्राइसेस जिस तरह सर्ज कर गई हैं, और फिर वो अमेरिका को कंपेल करे कि वो कंसेशन दे जब टेबल पे बैठते हैं। दिस इज वन ऑप्शन जो लोग समझते हैं कि ये लाइकली है। सिमिलरली अमेरिकन भी प्रेशर रखना चाहते हैं, और क्योंकि वो समझते हैं कि नेवल ब्लॉकेट से वो दे आर अचीविंग समथिंग, और जिस तरीके से, लेकिन सीआई ने इनपुट दी है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, दे कैन सस्टेन ये आप ब्लॉकेट फॉर सम मंथ्स। और ईरान का खुद अपना मानना है 3 से 6 महीने लगा सकते हैं। सो इट इज़ ए प्रेशर टैक्टिक्स से दोनों तरफ से, और डिपेंड्स करता है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। सो मेरा ख्याल में इस तरह से चीज़ें जाएंगे। लेकिन एक और असेसमेंट ये भी है कि जो एक ग्रुप का मानना है कि हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर, जिस तरह ट्रम्प ने कहा भाई हम 2 हफ्ते के लिए हम अटैक जारी कर सकते हैं। सो एक बात ये भी सोची जा रही है, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ये कोई स्ट्राइक्स वगैरह करें और जिस तरह की इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। आज नेतन्याहू का भी बयान आया, उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरेनियम हमने उनसे टेक ओवर करना है ईरान से, दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे अगर कोई डील ईरान से हो भी जाता है, लेकिन वी विल कंटिन्यू फाइटिंग इन लेबनान। सो उधर भी नेगेट कर दिया, या प्रेशर रखती है ट्रम्प के ऊपर कि आप दाएं बाएं हो नहीं सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो एक ऐसी सिचुएशन है, प्रेशर है हर तरफ से। और फिर देखिए ईरान ने एक अच्छी मूव जो मैं समझता हूँ, जो वेस्टर्न तो डिफरेंट समझते हैं, दैट इज कि उन्होंने जो रहबर है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को, अब जिस तरीके से वो कोट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि उनकी जो मीटिंग्स हो रही है विद द प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, प्रसदारान के हेड से उनकी मुलाकात हुई है। सो ये इंप्रेशन जो दुनिया समझती है कि वो वेस्ट को ये दे रहे हैं कि आयतुल्लाह जो है ही इज टेकिंग डिसीजन एक्टिवली। सो मेरा ख्याल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स खिते में हो रही है। लेकिन एक साथ ये अच्छी डेवलपमेंट है कि तुर्की अल फैसल ने जो पुराने जो इनके इंटेलिजेंस के चीफ थे सऊदी अरब के, और बड़े सीजन पॉलिटिशियन और एम्बेसडर भी वगैरह रहे हैं, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उसमें अरब न्यूज़ में। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का, उन्होंने कहा, किरदार जो था बहुत ज़बरदस्त रहा है, स्पेशली दी जो पैचअप, जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप करवाया बिटवीन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। और उन्होंने कहा कि इजराइल की जो डिज़ाइंस थे, जो GCC अरब ममालिक को ड्रैग करना चाहता था, पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका।
बिल्कुल सही। ब्रिगेड साहब, यूएस इज ट्राइंग टू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। क्या इस सिनारियो के अंदर जब वो ये कहते हैं कि एक हफ्ते में अब बॉम्बिंग शुरू कर देंगे फिर से और 70-80% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह ऑलरेडी कर देने की बात करते हैं, यूरेनियम के हवाले से भी कह रहे हैं कि हमें पता है कहाँ है और ये टेक ओवर कर लेंगे, तो क्या इस सारी सिचुएशन में शुड वी सी ईरान इन आइसोलेशन या फिर इसमें चाइना और रशिया को भी देखना चाहिए? और फिर रिसेंट जो विजिट था अब्बास इराक्ची का इन पर्टिकुलर चाइना का और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप इज एक्सपेक्टेड, तो क्या इस सारी सिचुएशन में ईरान को आइसोलेशन में देखा जा सकता है? या बिल्कुल, देखिए चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं और इससे आप देखें कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास हुई, दोनों ने वीटो कर दिया था। एक कोलिशन वो बनाना चाह रहे थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो फिर अभी अब्बास इराक्ची वहाँ मॉस्को भी गए, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले और इसके बाद चाइना गए और चाइना में बेसिकली वहाँ जाके उन्होंने अलाइनमेंट करवाई, अपना व्यू पॉइंट दिया क्योंकि ट्रम्प 13 को वहाँ पहुँच रहे हैं। सो वन ऑफ द जो डिस्कशन का पॉइंट होगा यकीनन ये ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का होगा। तो दैट्स वाई पहले से एक उनको ऑन बोर्ड लिया है। और फिर देखें कि ईरान भी जिस तरह चाइना में जो ईरानी एम्बेसडर है उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं बड़ी ताकतें गारंटीज दें, वो गारंटर बने लाइक रशिया और चाइना की उन्होंने बात की है। सो वो मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनकी इन सपोर्ट इनको चाहिए और वो खुल के वैसे सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। बट एट द सेम टाइम एक और डेवलपमेंट देखें कि जो यूरोप कल तक अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था और अभी भी ऑलमोस्ट ऐसे इंप्रेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने कोशिश कर रहे हैं कि एक कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए। सो क्योंकि उसमें ये है वो समझते हैं क्योंकि ईरान ने एक लेजिस्लेशन असेंबली से पास की है, जो जहाज़ उस तरफ फंसे हुए हैं ऑलमोस्ट 3000 के करीब हैं, उन्होंने कहा वो जहाज़ जब यहाँ से गुजरेंगे तो दे विल मेक द टोल टैक्स दे के जहाँ से जाएंगे, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं वो। तो फिर अभी भी देखें कि दुनिया की इकॉनमी इस इंटायरली पूरी शैटर हो चुकी है और जिस तरीके से सारी दुनिया में फीलिंग है, इवन अमेरिका में इसकी ऐसा महसूस की जा रही है, जिस तरह वहाँ इन्फ्लेशन है या गैस की चार्जेस वहाँ पे बढ़ गए हैं। तो देयरफॉर दुनिया का कंसर्न भी है कि इसको खुलवाएं, इवन चाइना का भी कंसर्न है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले। लेकिन सिंस इट हैज़ बिकम नो, देखिए दुनिया अब इस बात पे मान गई है। रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदोव, उन्होंने ये कहा कि ईरान हैज़ नॉट डिस्कवर्ड इट्स न्यूक्लियर एसेट्स और उन्होंने कहा वो दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक आप समझ लें ईरान चाहे वो ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ कर रहा है या लेवरेज के तौर पे यूज़ कर रहा है, लेकिन वो यूज़ कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जो नेवल ब्लॉकेट पीछे लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर भी है क्योंकि उनकी इकानमी ऑलरेडी बहुत मुश्किलात में है। लेकिन एट द सेम टाइम यूएई के लिए भी मुश्किलात हैं क्योंकि ईरान ने जो लाइनें ड्रा की है वो तो दैट हैज़ इनसर्कल यूएई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे।